नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। हालांकि लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन कोविड अभी तक नहीं गया है, तो हमें अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा जरूर रखनी है। आज भी हमको 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, लेकिन बहुत से लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद लॉकडाउन हटने से कोरोना भी चला गया है, लेकिन कोरोना अभी तक नहीं गया है और तीसरी लहर की भी आने की तैयारी है। हालांकि बाजार पूरी तरह से खुल चुका है, चाहे मॉल हो, चाहे गार्डन हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी तक नहीं खुली है। जी हाँ, वो है इवेंट इंडस्ट्री, जो कि हर समय हमारे जीवन में काम आती है। चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे हम किसी भी तरह का कोई काम करें, तो हमें इवेंट इंडस्ट्री के पास जाना आजकल जरूरी हो गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर अपना ध्यान जो है वो नहीं दिया है। हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम आज बात करेंगे राजस्थान में इंडस्ट्री की, इवेंट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा इवेंट इंडस्ट्री करे पुकार, हमारी भी सुनो सरकार। हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक इवेंट इंडस्ट्री के लोगों की बात जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ आज इस परिचर्चा में जो लोग शामिल हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आप हैं गुंजन सिंघल जी, जो कि ट्रेजरर है एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर के। हमारे साथ मौजूद हैं विशाल गुप्ता जी, जो कि जीएम है हिल्टन जयपुर के। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पर्वत सिंह भाटी, जो कि सचिव हैं राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी। और हमारे साथ सुनील सोखिया जी भी शामिल हैं साथ में, जो कि FAIC वेस्ट जोन के चेयरमैन हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले मैं गुंजन सिंघल जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ट्रेजरर हैं एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर के। आपके पास अभी धन की क्या स्थिति है? क्या ट्रेजरर में आपके पास क्या स्थिति है? किस तरह से आप लोग अभी गुजारा कर रहे हैं? देखिए सर, अभी पिछले 2 साल से जो हमारी इंडस्ट्री है वो अभी गर्त में है। कारण उसका ये है कि हमें पिछले 2 साल में सरकार ने बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी किसी भी तरह का कुछ काम हम करें। बीच में 2-1 महीने का वक्त आया था जिससे हमें कुछ थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली थी और उससे हमने आगे 5-6 महीने निकाले। पर दोबारा से जो अब टाइम आया था जो हमारे लिए 20 दिन का, 1 तारीख से और 20 जुलाई के बीच का, तो कुछ हमें ऑक्सीजन और 6-4 महीने के लिए मिल जाती, वो हमें नहीं मिल पाई। और जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है वो बड़ी ही भ्रमित करने वाली थी, तो उस चक्कर में हमारा जितना भी बिजनेस था वो ऑलमोस्ट आप समझिए कि 70 से 80% तो कैंसिल हो गया है। और जो भी व्यापार हो रहा है उस व्यापार में कुछ कमाई के लिए अगर अपन सोचें तो कमाई के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक रोटेशन जो होता है जो बिजनेस का, वो जरूर थोड़ा बहुत होगा, पर इसमें कमाई के नाम पे जो आगे आने वाले 4 महीने हैं वो निकालना मुश्किल है। गुंजन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस इंडस्ट्री से, यानी कि इवेंट इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि इसमें पूरी चेन चलती है जी। इवेंट इंडस्ट्री में, चाहे बैंड बाजा बारात हो या हम कैटरिंग के लोग हों, होटल के लोग हों, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। टेंट व्यवसायी हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। फूलों के व्यवसायी हो, हर तरह के लोग शामिल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग जो है कोरोना काल में इससे परेशान हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी आज तक छीनी हुई है और वो इधर उधर दूसरे काम करके अपना पेट और अपना परिवार पाल रहे हैं? सर देखिए, ओवरऑल अगर इस इंडस्ट्री की बात करें जो आपने बताया, राइट फ्रॉम घोड़ी वाला, बैंड बाजा वाला, फ्रॉम टिल द होटेलियर, ये सब पूरी अगर चेन की हम बात करें तो कम से कम 30 से 35 लाख लोग जो हैं वो राजस्थान के अंदर वो इससे प्रभावित हुए हैं। और इसमें हर आदमी की एक रोजी रोटी के ऊपर सवाल है, चाहे वो एक होटेलियर है। आज होटेलियर को भी अगर आप बात करें तो जो तनख्वाह उसको मिलती थी, आज उसका कुछ ही परसेंटेज, किसी को 15%, किसी को 25%, किसी को 30% मिल रहा है। सो ओवरऑल जो सिनेरियो वो ये है कि जो बिजनेसमैन है उसके पास तो अभी अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ साधन मौजूद नहीं है, और होटल इंडस्ट्री भी अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है। बिल्कुल गुंजन जी, जैसा कि आपने बताया कि करीब पूरे राजस्थान में अगर देखें तो 30 से 35 लाख लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं और वो आज भी रोजगार की संभावनाओं को इधर उधर तलाश कर रहे हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं विशाल गुप्ता जी, जो कि जीएम है हिल्टन जयपुर के। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो होटल इंडस्ट्री में है उसमें इन चीजों का कितना इफेक्ट हुआ है? इंडस्ट्री तो लिटरली खत्म ही हो गई है कोविड के कारण, बिकॉज जी, ट्रैवल बढ़ गया। और जैसे हमारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज, इवेंट्स इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है, होटल इंडस्ट्री काफी बुरी तरह इम्पैक्ट हुई है। अनफॉर्चुनेटली जी, जयपुर जैसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज्यादा था, और जो भी बाहर से लोग आते हैं वो गोल्डन बिल्कुल, ट्रायंगल बोलते हैं, जो जयपुर, आगरा, दिल्ली का सर्कल है, वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया। और ऊपर से शादियां, ब्याह, पार्टीज, माइस कॉन्फ्रेंसेस वो भी बंद हो गई। अब बचे हम सिर्फ कोविड में, जब भी हमको थोड़ी सी ब्रेक मिली है, थोड़ा सा डोमेस्टिक टूरिज्म पे है, जो कि दिल्ली, जयपुर को फायदा ये है कि दिल्ली के पास होने के कारण, दिल्ली गुड़गांव के पास होने के कारण ड्राइविंग डिस्टेंस पे यहाँ पे आया जा सकता है। जी, बट कहने का मतलब ये है कि होटल एक बहुत बड़ा एसेट है, जहाँ पे बहुत जो भी ओनर होता है, जो भी पैसा लगाता है उस पर, वो कम से कम 200-300 करोड़ रुपया लगाता है और लोन लेके लगाता है। तो उसको, उसकी बिल्कुल, भरपाई करना बहुत मुश्किल है। बिजली के दाम बहुत ज्यादा है, तो बिजली पे कोई रिबेट नहीं है होटल वालों को। सैलरी कॉस्ट एक और मेजर फैक्टर है, और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। सो ये इस कारण क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉय था उस पे तो इम्पैक्ट आया ही आया है, ओनर पे भी इम्पैक्ट आया है। और कहीं से बिजनेस ना आने के कारण, और गवर्नमेंट इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के कारण, जैसे आरटीपीसीआर चाहिए आपको अभी भी जयपुर में आने के लिए, पर जी, कोई चेक नहीं करता, तो वो सारे इश्यूज बन के होटेलियर तो पुलिस वाला बन चुका है, क्योंकि पुलिस कहती है कि भी होटल वाले को चेक करना आरटीपीसीआर, या आपको सब कुछ चेक करना है। तो होटल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है इस टाइम पे। और बहुत से, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत से छोटे होटल्स तो बंद ही हो जाएंगे, और वो वापस खुलने की कगार पे नहीं होंगे। सेकंड वेव ने तो पीटी तोड़ दी जी। बेसिकली। जो भी लेकिन आपके विशाल जी, यहाँ पर ये भी, विशाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बहुत से जो टूरिस्ट हैं जो इक्का दुक्का राजस्थान आ रहे हैं, उनका भी ये मानना है, या अगर हम कोई शादी के लिए चाहे 25 लोगों की व्यवस्था हो, या अब क्योंकि सरकार ने 40 लोगों को अलाउ कर दिया है, तो इसमें भी लोगों का ये कहना है कि जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं वो मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। इसमें कहां तक सच्चाई मानते हैं आप? वेल, देखिए, मुंह मांगी रकम नहीं मांग रहे। एक्चुअली क्या है कि होटल इंडस्ट्री की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो कॉस्ट निकल नहीं पा रही। तो जिसको शादी करनी है, और एक एयर सर्विसेज तो आपको अभी भी 5 स्टार वाली चाहिए। हमारे रेट जो उनसे हैं वो 2,000-2,500 कमरा है, जो मैं एक टाइम पे 8-9 हज़ार का बेचता था। और आज जो कस्टमर आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे 5 स्टार की सर्विस चाहिए, मुझे 10 लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहे, मुझे मास्क भी फ्री चाहिए, सैनिटाइजर भी फ्री चाहिए। तो होटल इंडस्ट्री या कोई होटल, चाहे वो बड़ा होटल हो, 5 सितारा हो, या छोटा होटल हो, वो धर्मशाला तो है नहीं। और जी, अनफॉर्चुनेटली जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है, डोमेस्टिक कस्टमर, वो वो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा, मैं कस्टमर को बुरा नहीं बोलता, पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी, आज जो हमारे पास कस्टमर आ रहा है, हर बंदा आके बोलता है मेरी एनिवर्सरी है या मेरा बर्थडे है, प्लीज केक भिजवा दीजिए और अपग्रेड कर दीजिए। तो जो कि अच्छे टाइम पे हम सब कुछ करते थे, पर आज कॉस्ट नहीं निकल पा रही, आज हमारा खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो वो सारी फैसिलिटीज देना बहुत मुश्किल है। उल्टा बिल्कुल। होटल जो इंडस्ट्री वालों ने, एक पॉइंट बोलने दीजिए, उल्टा जी, होटल इंडस्ट्री में आप आएंगे, आपको मास्क मिलेगा, आपको हर हर जगह पे सैनिटाइजर मिलेगा, और फ्यूमिगेशन हो रही है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो एडिशनली हमारे पे आई, क्योंकि आपको हाइजीनिक एनवायरनमेंट में बिल्कुल, होटल को चलाना बहुत जरूरी था। एक्चुअली मेरे ख्याल से तो जयपुर में बाजार खुल गए हैं, पर होटल सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है, क्योंकि वहां पे कम लोग हैं और मोस्टली वैक्सीनेटेड। जैसे मेरे 80% ऑफ स्टाफ मैंने गुंजन भाई की हेल्प से वैक्सीनेट कराया। जी, बिल्कुल। ग्राहकों को सुविधा देना तो आप लोगों का पहला जो कर्तव्य है वो होना चाहिए, और वो आप पूरी तरह से निभा भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पर्वत सिंह भाटी जी, जो कि सचिव हैं राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति के। पर्वत सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। कोरोना काल के बाद
अभी क्या स्थिति है आपके पूरी इंडस्ट्री की, जो टेंट डीलर्स व्यवसायी हैं उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए शादी में अब इतने लोग आ नहीं रहे हैं और सरकार ने भी अभी तक उनके लिए पूरी तरह से ओपन नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह आप लोगों को अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाशना चाहिए? सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हम ढाणी रानी तहसील तक सभी जगह हम टेंट वाले जुड़े हुए हैं। हमारा टेंट हाउस वालों का नेटवर्क बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहूंगा स्थिति इतनी ज्यादा खराब है देहात में, गांव में और छोटे जिलों में। वहां पर स्थिति यह है कि टेंट हाउस वाला तो कोई किराना की दुकान लगा लिया है, कोई पंचर की दुकान लगा लिया है, ये स्थिति तक हो गई है। क्योंकि बिल्कुल खर्च टेंट में अभी सरकार ने जो हमारे को बंद कर दिया है कि बिल्कुल आप टेंट हाउस का सामान कहीं लगाने भी नहीं सकते। शादी होने पर अभी जो 11 जन की थी, जिसके अंदर ये स्थिति थी कि हम किसी के यहाँ घर पे मंडप भी लगाने नहीं जा सकते थे, किसी के यहाँ पे हम 4 गद्दे भी नहीं बेच सकते थे। तो इस कारण बहुत स्थिति डाउन हुई है और भूख मरने की नौबत आई है। और खास बात यह है कि हमारे टेंट लाइन के अंदर के कोरोना में बहुत ज्यादा लोग टेंट व्यवसायी शांत हो गए हैं और उनका परिवार बहुत सख्ते में है, परेशानी में है। और उनका एक एक्चुअली क्या टेंट हाउस में प्रॉब्लम यह है कि उसको अपना पिकअप्स ले रखी है, मोटरसाइकिल ले रखी है, सब किसी ना किसी गांव के अंदर किसी टेंट बैंकर से ले रखी है। तो उनको वहां अच्छे बैंकर्स तो देते नहीं है, तो छोटे बैंक होते हैं वो बहुत मोटे ब्याज पे देते हैं, तो उनको किस्तें नहीं दे रहे हैं, तो उनकी पिकअप्स हैं और उनकी मोटरसाइकिल हैं वो उठा ली गई हैं। दूसरी चीज है गोदाम के किराए कम नहीं हो पा रहे हैं, उनके घर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। बिल्कुल। अभी क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोई शादी में टेंट नहीं लगा सकते, कोई दूसरी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से ऐसा मॉड्यूल तैयार करे जिससे कि आप लोगों को, चाहे वो इवेंट के लोग हों, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के लोग हों या फिर टेंट हाउस के लोग हों, वो किस तरह मैनेज कर पाए? आपने क्या सरकार से बात की, अपनी बात रखी सरकार के सामने? किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? अभी हमने परसों ही एक बड़ा आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था जयपुर में। जयपुर नहीं बल्कि राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी जगह से, छोटी छोटी जगह से भी हमने वहां पे कलेक्टर्स को और एसडीएम को दिलाया था। और यहाँ पर हमने सीएम के नाम लेटर लिखा था जो हम कलेक्टर साहब को दे के आए थे। और हमने इसमें ये मांग की थी, जिस तरह से आपने मंदिरों में आरटीसीपीआर के हिसाब से मंदिर खोल दिए कि साहब आप ये दिखाएं और अपनी फर्स्ट डोज लगी हुई दिखाएं तो आप दर्शन करते, इसी हिसाब से हम भी मैरिज गार्डन में, क्योंकि मैरिज गार्डन में हमारे काफी बड़ा होता है, हमें यदि वहां पर 200 लोगों की इजाजत दी जाती है तो उसके लिए हमारे पास तो 1500 2,000 आदमी के लायक गार्डन है। हम चाहते हैं कि सिर्फ उसमें 200 आदमी की हमें छूट दे दी जाए, तो उसमें हम काफी 10-10 फुट की दूरी पर भी हम सबको रख के एक राउंड टेबल पे सिर्फ एक आदमी को बैठाने की व्यवस्था करके हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमारा खुला है, क्योंकि हमने पहले से सैनिटाइजर गेट वगैरह कर रखे हैं और स्क्रीनिंग करके हम सबको एंट्री दे रहे हैं। अब ये नई जो आरटीपीसीआर है इसको देख करके भी हम एंट्री दे सकते हैं। और डोज ये मानिए कि जिनके घर में शादी है या कुछ भी है तो वो सब पहले से सावधानी होकर के उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार 200 लोगों की तो हमें खोल दे, वो हमारे को सारी ध्यान पूर्वक दूर दूर रख करके और सैनिटाइज करके हम इस काम को निपटा सकते हैं। इससे क्या है कि एक शादी है ना, एक मंगल कार्य है, इसको आप जिसकी जब बन पड़ी है, जब उसकी शादी होनी है, उसमें अब आप देखिए उसके मामा है, फूफा है, दादा है, दादी है, ये सबको आना ही पड़ेगा। तो इसको देखते हुए आज का 100 जने तो ऐसे करिए बिल्कुल हो जाते थे। पहले हमारे यहाँ पर जो फंक्शन हुआ करते थे, जैसे मेहंदी हो गई, भात हो गया, महिला संगीत हो गया, फिर कॉकटेल पार्टी हो गई, कम 8-10 प्रोग्राम एक शादी के होते थे। अब तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, तो कम से कम उस प्रोग्राम के अंदर तरीके से हमें छूट दे दी जाए 200 लोगों की। तो हम इससे क्या है कि हमारा भी जीवनोपार कितना सा हमें मिल जाएगा। बाकी जब सब कुछ खुल जाएगा तो हम भी चाहेंगे कि खुल जाए। और अभी ज्यादातर हमारा काम रिसोर्ट्स में ज्यादा चला गया है, क्योंकि वहां पे रिसोर्ट्स में गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी गलती रही है इसमें कि उन्होंने अपनी रूम्स की क्षमता के अनुसार खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो इस कारण ये छोटा लोगों का काम, क्योंकि वहां परेड के अंदर खाना दे रहे हैं वो 3,000 4,000 5,000 परेड के अंदर, उसमें उनको 100 आदमियों का दे करके या 5 लाख में ही वो निमट के आ जाते हैं। और हमारे यहाँ मैरिज गार्डन के अंदर हम
बड़ी डिस्टेंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से हम काम निपटा सकते हैं। ये हमारी सरकार से मांग रही है। हेलो सर, एक मांग हमारी ये भी है कि ये क्योंकि शाम 4 बजे तक की इजाजत दी गई है शादियों की, अभी मुश्किल से 20 तारीख तक के सावे हैं, इसके अंदर सिर्फ 4 बजे तक शादी करने की, जब काम ही हमारे गोधूली बेला में से फेरे होने होते हैं, तो 4 बजे तक कैसे निपटाया जाएगा ये काम? तो हमारी मांग रहेगी कि हमें करीब है कि रात को 9-10 बजे तक की हमें छूट देते हैं जाए। सुनील सौखिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। सुनील सौखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि FAIC वेस्ट जोन के चेयरमैन हैं। सुनील जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से 2 दिन पहले भी पूरी तरह सरकार को ज्ञापन दिया गया, क्या आपको लगता है कि सरकार, अगर आप लोग पूरी तरह से सरकारी गाइडलाइन की पालना करें, तो आप लोगों को भी छूट देनी चाहिए? जैसा कि पर्वत सिंह जी ने बताया कि कम से कम 200 लोगों की अगर व्यवस्था हो जाए शादी में, तो हमारा जो काम है वो चल सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हम पिछले 2020 में भी जो कोरोना की मार आई थी, उसमें भी केटरिंग व्यवसायी, होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी और टेंट व्यवसायी, इवेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से आहत हुई। मगर उसके बाद भी जब सरकार ने जून जुलाई में 50 लोगों की छूट 2020 में दी और नवंबर दिसंबर तक उस संख्या को बढ़ा दिया, तो इंडस्ट्री के सब लोगों को एक अच्छी सी सेहतमंद स्थिति में लाने की व्यवस्था बैठी और सब लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मार्च तक आ चुके थे और सबको ये लग रहा था भाई अप्रैल के बाद वापस सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सरकार ने जिस तरह से पिछली बार नियम कायदे हमारे पे लगाए थे कि कोविड के नियम के अनुसार आप काम करेंगे, आपका जो वेटर होएगा, जो स्टाफ होएगा, जो कुक होएगा, उसको बकायदा RT-PCR जांच कराने के बाद ही आप उसको काम पर बुलाएं। हमने वो सारी चीजें उस प्रोटोकॉल के हिसाब से लागू करी। स्टाफ की हम लोगों ने हर बार जब भी वो सीजन में आता था, उस सीजन में हम उसकी कोविड की जांच कराते थे। अगर वो पॉजिटिव पाया गया तो हम उसको एंट्री नहीं देते थे और नेगेटिव पाता था तो हम काम देते थे। उसके अलावा जो मास्क है, जो सर पे टोपी है, हम तो बल्कि शू कवर तक स्टाफ को, ग्लव्स के साथ भी और शू कवर के साथ भी स्टाफ को हम लोगों ने काम पे लगाया। अब देखा जाए तो सरकार ने जिस तरह से पिछली 2020 में हमको रिलैक्सेशन दिया और 21 की शुरुआत में दिया, और जो सख्ती सरकार ने अब करी है कि भाई 25 लोग ही शादी में खाने में आएंगे और 10 बैंड वाले आएंगे, 5 अन्य आएंगे, तो ये जो चीजें सरकार ने लगाई है, इससे हर आदमी कंफ्यूज है। 25 आदमी के अंदर शादी होना सरकार को भी मालूम है संभव नहीं है। और दूसरी एक और परेशानी है, जैसा हमारे साथी पर्वत सिंह जी ने कहा कि 4 बजे पहले पहले ये आप कुछ करते हैं। 43 टेम्परेचर, 44 टेम्परेचर हो रहा है और जो फेरे होते हैं या तो मध्यरात्रि होते हैं या गोधूली बेला होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी फेरे होते हैं वे सूर्य की छाया में होते हैं, सूर्य के उदय में नहीं होते। इतना तो सबको मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा। मगर गोधूली बेला के अंदर या अर्धरात्रि के समय, हाँ, ये किस तरह का नियम, किसकी सलाह से सरकार कर रही है हमें नहीं पता। सरकार को क्या डर है, किस तरह से बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा वहां पे, आप सुबह जाइए, आप सेंट्रल पार्क में चले जाइए वॉक करने, वहां 5000 आदमी वॉक कर रहे हैं। उसके अलावा आप किसी भी मॉल के अंदर आज चले जाइए, उस मॉल में मेला लग रहा है, वहां कोई नियमों की पालना नहीं हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हर आदमी सुरक्षित होना चाह रहा है। हम सरकार के तमाम नियम, कायदे, शर्तों के साथ काम करने को तैयार है। मगर हमारी जो समस्या है, 25 आदमी का मेन्यू अगर हमारे यहाँ आता है तो हमको स्टाफ 10 चाहिए। 1 आदमी 2 आदमी से तो काम हो नहीं सकता। उसका साइड इफेक्ट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि लोग मजबूरन, जिनको नहीं जाना है वो मजबूरन बैंक्वेट्स को या होटल्स को ढूंढ रहे हैं और उनकी मर्जी मार के, बच्चों की इच्छाओं को मार कर, फंक्शंस को खत्म करके, अपने रिलेटिव्स को नाराज करके और वो शादी को कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने के बाद अब शादियां नहीं है। मतलब आज 18 जुलाई के बाद में सीधी 14 नवंबर शादियों की डेट है। तो इतने टाइम संबंध रखना माँ बाप के लिए भी बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना फास्ट है, बच्चों में कब विवाद हो जावे, क्या चीज हो जावे, तो वो भी डरते हैं। तो वो सब इसको करना चाहते हैं। सरकार से हमको केवल एक ही चीज चाहिए,
सरकार को जो नियम बनाने हैं बनाए, जो शर्तें बनानी, क्योंकि सरकार से ज्यादा सरकार को हमारी चिंता है, हमको हमारे स्टाफ की चिंता है, हमारे मित्रों की चिंता है, हमारे क्लाइंट की चिंता है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी व्यापारी नहीं करेगा जिसमें कोविड के नियमों की अवहेलना हो। दूसरी चीज, राजस्थान को आपने ऐसा कर दिया कि आप 25 आदमी लाओ। आप महाराष्ट्र में जाओ, नोटिफिकेशन है, मैं गुंजन भाई के माध्यम से भेज दूंगा आपको। 50% जगह का 50% संख्या के अनुसार आप निश्चित कर लीजिए। मान लो 1000 आदमी का ग्राउंड है तो 200-300 आदमी का फंक्शन वहां हो रहा है, 50 आदमी की मिनिमम छूट है, 50 आदमी का आप फंक्शन कर सकते हो। और कोई शादी नहीं, कोई भी समारोह कर सकते हो, कोई भी फंक्शन कर सकते हो, वहां पे महिला संगीत भी कर सकते हो, रिसेप्शन भी कर सकते हो, ताकि आदमी ग्रुप में बुला ले। अब अन्य समारोह पर छूट नहीं है, शादी पे 25 आदमी की छूट है, तो आपके घर में, घर के अंदर ही 25 लोग होते हैं। आज मेरे भाई की शादी होगी या भतीजे की शादी होगी, तो आपके घर में शादी होगी तो आपको भी जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कितनी पीड़ा उसको होगी। सरकार फ्लेक्सिबल, अच्छी एसओपी वापस उसको रिवाइज करे। सब लोगों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करा, बहुत बड़ा संख्या में था। मेरे जीवन काल में ऐसा प्रदर्शन जो 2 दिन पहले हुआ, ऐसा प्रदर्शन हमारी इंडस्ट्री ने कभी नहीं किया। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो शायद इंडस्ट्री के लोग, अगर सरकार सुनील जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार की भी नीतियां अलग अलग तरह की है, क्योंकि सरकार ने जब 144 धारा लगा रखी है और सरकार के प्रतिनिधि ही दूसरी सरकार का विरोध करने के लिए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर भीड़ कर लेती है। राजस्थान सरकार अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने 144 धारा लगा रखी है, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। उसके बावजूद ही कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे बड़े नेता हों, चाहे मंत्री हों, वो सब सड़कों में पेट्रोल के विरोध के लिए उतर गए। तो ये दोहरी नीति कहां तक आप इसको उचित मानते हैं? राज जिसे बोलते हैं ना, राज, आप तो मेरे से बड़े हो, राज में सब जायज है, तो वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए जायज है। आपने देखा हो तो महेश जोशी जी के खिलाफ भाई थानेदार, तो डर किसका है? डर फिर काहे का? इनको कोई डर नहीं है, डराना जानते हैं, इनको किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि इनका राज है। ये जो आदेश जारी कर देंगे वो आदेश नहीं है, वो आर्डर, जैसे हाईकोर्ट जज ऑर्डर करता है वैसे मुख्यमंत्री जी सब पर ऑर्डर करते हैं आजकल, और सबको मानना पड़ता है क्योंकि वो प्रदेश के प्रधान है। आप देखिए, बीजेपी ने तो, कांग्रेस ने जो करा वो तो सबके सामने है। दूसरा, जब बीजेपी वाले भी इस चीज का विरोध करते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने भी महेश जोशी जी के खिलाफ, अभी मैं टीवी देख रहा था, बहुत बड़ी तादाद में वो आंदोलन किया। मगर इनको किसी दोनों पार्टियों को व्यापारी की चिंता नहीं, लाठी होती है नहीं, दोनों पार्टियों को किसी भी व्यापारी की कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं की चिंता है कि हमको कैसे शासन चलाना है। लोग मर रहे हैं, हमारे अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में वेटर भी है, बेचारी पुड़ी बेलने वाली लेडी भी है, तंदूरिया भी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेलदारी करना चाहे तो आज बेलदारी भी नहीं मिलती है उनको, उनका घर कैसे चल रहा है आप सोच नहीं सकते। हम लोग कितने परेशान है उन चीजों को लेकर के, आप मानोगे नहीं। हम रोज रोज रिक्वेस्ट करके गुंजन भाई के साथ वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं हमारे स्टाफ के लिए, सबके स्टाफ के लिए। हमें वैक्सीन ही नहीं मिली 4 दिन से। हम सरकार से हर ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिससे सरकार का ही फायदा हो। आज वैक्सीन सबको लग जाएगी, सब कोविड फ्री हो जाएंगे, मगर कहीं तो सहयोग करें। आर्थिक सहयोग नहीं है तो मानसिक सहयोग भी नहीं है। हम लोग मानसिक रूप से भी टूट गए, आर्थिक रूप से भी टूट गए। हम तो सरकार के एक तरह से टैक्स पेयर हैं, हम जीएसटी देते हैं, उसी से सरकार चलती है। कितनी चीजें हम खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी देते हैं। सारी इंडस्ट्री स्पॉइल होती जा रही है। और कौन चला रहा है? आज होटल चल रहा है तो कल होटल पे भी तकलीफ आने वाली है। सबको इंडस्ट्री में परेशानी है और अब भी नहीं सुनेगी। अगर ये 10-12 हम हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जो 35 लाख लोग हैं इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए, या इससे भी ज्यादा लोग हैं, क्योंकि सरकार है, आप मुखिया हैं, चाहे सरकार किसी के भी हो, किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को, उनको आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। उनको विशेष रूप से जो लोग परेशान हैं, चाहे वो इवेंट इंडस्ट्री के लोग परेशान हो, चाहे वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लोग परेशान है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनका पूरी तरह से ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, ताकि वो भी अपना जीवन यापन जो है अच्छे से कर सकें। मैं गुंजन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों से भी जुड़ा रहा हूं और मैं देखता रहा हूं कि आप लोगों ने
कोरोना के समय जब आपके पास रोजगार की संभावनाएं नहीं थी, उसके बाद भी आपने लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को राशन किट भी दिए, उनको सैनिटाइजर भी दिए, उनको मास्क भी दिए, यानी कि आप सरकार के साथ और समाज के साथ कदम से कदम मिलाते हुए लगातार चल रहे हैं। अगर ऐसे में सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार को किस तरह से आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा छूट मिले और आपका रोजगार जो है वो चलता रहे? देखिए, इस 2 महीने के दरमियान जब ये एक तूफान आया कोरोना का, जब उस समय हमने फ्यूचर को देखते हुए तो सबसे पहले तो हमने जो करंट सिचुएशन थी, जब उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, हम 24-24 घंटे जाग के हमने टीम्स बनाई, 24-24 घंटे जाग के जो भी हमारे एसोसिएशन के लोग थे, जहां से भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन, जिसको बेड चाहिए उसको बेड, जिसको दवाई चाहिए दवाई, जिसको राशन चाहिए उसको राशन। ये हमने इंश्योर किया कि हमारे पास एक भी कॉल ऐसी नहीं गई कि जिसके पास ऑक्सीजन ना पहुंचाया गया हो, और जिसके पास की ऑक्सीजन, खाना या दवाइयां ना पहुंचाई गई। और रात को 2 बजे भी अगर किसी का फोन आया था तो हमने उसको सपोर्ट किया और उसके लिए हमने व्यवस्थाएं करके रखी। ऑल्दो ऑक्सीजन का हमारे जो वॉलंटियर्स थे, रात को 5-5, 6-6 घंटे जो ऑक्सीजन के जो जहाँ पे फिलिंग स्टेशंस थे वहां खड़े रह के जो हमने जो प्रोक्योर किए थे 8, 10, 15 सिलेंडर्स, उनमें भरवा के हम लोग उनको बैकअप पे रखते थे और नेक्स्ट मॉर्निंग पता लगता था कि हमको फिर से वापस से उनको खाली हो गए हैं और उनको वापस से दोबारा भरा के आना है। तो एक ये बहुत ही बड़ा काम था जो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी नहीं थी। फिर भी हमने किया और हमारे पास एक भी कॉल ऐसी नहीं गई कि जिसको हमने हमारी तरफ से सुविधा प्रदान ना की गई हो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यही थी कि जो लोग हमारी इंडस्ट्री के हैं एटलीस्ट उनको जिंदा रखा जाए, ताकि वो आगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करें। पहला प्रायोरिटी तो ये रही। बिल्कुल, आपने सामाजिक सरोकारों का भी पूरा ख्याल रखा है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं विशाल गुप्ता जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि सरकार जो है वो होटल इंडस्ट्री के भी काफी करीब होती है। अगर अपने विधायकों को रुकवाना हो, उनकी बाड़ाबंदी करनी हो या किसी भी तरह का कोई बड़ा इवेंट करना हो, तो वो होटल मैनेजमेंट के लोगों से कांटेक्ट में करते हैं। तो आप लोगों के भी सरकार के उच्च अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों से अच्छे संबंध होते हैं। क्या आप लोगों ने सभी ने मिलकर उन लोगों से बात नहीं की कि आप लोगों को सुविधाएं दी जाए? देखिए, सरकार से जरूर बात हुई, बट मेरे को जहाँ पे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री वाज अ सॉफ्ट टारगेट, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में सब कुछ पहले टूरिज्म इंडस्ट्री के उस पे आया। तो होटल इंडस्ट्री ने बात तो जरूर की, बट अल्टीमेटली कोविड का इतना बड़ा सीन था कि सबको डर था कि अगर 100 लोग, 50 लोग या 200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक हॉल के अंदर या एक होटल के अंदर, तो कोविड जल्दी फैल सकता है। आई थिंक क्योंकि 5 स्टार होटल्स और होटल्स को थोड़ा सा अमीरी के साथ माना जाता है, और सरकार इस टाइम पे, हमारा देश प्रीडोमिनेटली तो एक डेवलपिंग नेशन ही है, तो इसलिए आई थिंक वो दिखाना चाहते थे कि अगर हम होटल्स बंद कर सकते हैं तो एक जनता को बंद कर सकते हैं। कोशिश जरूर की, पर सबको बड़ा रोष है इंडस्ट्री में। मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ यहाँ पे कि सरकार की भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि कोविड काफी खराब था और बहुत सारे लोगों की जान गई है उसमें। नहीं, सरकार की गलती नहीं, लेकिन जिस तरह दूसरी जो इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट किया, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया, तो होटल इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्री को क्यों नहीं? या तो सपोर्ट करने के अलग अलग तरीके थे। मैं अगर चाहूंगा तो मेरी अगर एडवाइस ली जाती तो हमारे को यूके की तरह सपोर्ट करना चाहिए था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने आके एक एम्प्लॉय की 80% सैलरी दी। बेसिकली अगर वो सपोर्ट मिल जाता तो बहुत सारे होटेलियर्स, रेस्टोरेंट्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनकी सैलरी कम हो गई, उनको वो कंपनसेट करके उनका घर चलता रहता। मैं उस एंगल से सोचता हूँ कि सरकार बड़ा कुछ कर सकती थी। एक चीज और कर सकती है, मैं कहूँगा कि एक रूल बनाए और उस पर स्टिक करे। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आया है कि कभी आज हमने ये बोल दिया और कल हमने ये बोल दिया। अभी वो जो क्या है कि इंडस्ट्री हमारी उस पर स्पेसिफिक नहीं हो पाती।
जैसे जैसे अब जुलाई की बात कर रहे हैं, तो अगर सावा डेट्स या अप्रैल की बात करें जी, तो अगर सावा डेट्स निकल गई तो शादी तो हो ही नहीं सकती उसके बाद। अगस्त सितंबर में तो वैसे ही बिल्कुल। नहीं। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर सरकार एक रूल बनाए और उस पर स्टिक करे, उसको बार बार चेंज ना करे। जो भी है अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा सफर की ही है, पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मैं पर्वत सिंह भाटी जी आपसे जानना चाहूंगा कि हम लगातार देखते हैं, सिर्फ जयपुर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे राजस्थान की या पूरे देश की बात कर रहा हूं। हर इलाके में कम से कम 15 से 20 टेंट हाउस वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ 15-20 लोग काम करने वाले होते हैं, यानी कि हजारों लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान में लोग हैं जो आपके टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या सरकार को कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें लेबर भी होती है, इसमें दूसरे लोग भी होते हैं, इसमें इवेंट वाले भी जुड़े होते हैं, तो सभी लोगों का एक समावेश होता है। तो क्या आप लोगों को, जिस तरह सरकार जो है जब सभी व्यवसायियों को बुलाती है, वो अपने अपने सजेशंस देते हैं, क्या आप लोगों को सरकार ने इनवाइट नहीं किया कभी? क्योंकि आप लोगों की हजारों लाखों की संख्या है पूरे राजस्थान में अगर देखें तो। सर, हम इस सरकार में पता नहीं क्या रहा कि हम टेंट लाइट इवेंट वालों का या इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को, ये हमको सरकार ने बुलाया भी और वर्चुअल मीटिंग के अंदर, परंतु हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। पता नहीं कुछ बात जब हमने, जैसे हमारे प्रताप सिंह श्रीवास साहब है, महेश जोशी जी हैं और कई अमीन कागजी जी, इन सबसे मिला तो अभी वो मुख्यमंत्री महोदय वो सिर्फ डॉक्टर्स की राय पे चल रहे हैं कि साहब वो डॉक्टर्स की राय पे, और किसी भी जनप्रतिनिधि की या अधिकारियों की किसी की भी नहीं, डॉक्टरों को तो इवेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगी ना, डॉक्टरों को तो बीमारी के बारे में नॉलेज होगी, उनको टेंट के बारे में, उनको इवेंट के बारे में, उनको होटल इंडस्ट्री के बारे में क्या पता होगा? वो यही थे, उनका तो सीधा सा मानना ये है कि वेडिंग इंडस्ट्री, शादियां से ही सारा कोरोना फैलता हो। उन्होंने ऐसा कुछ उनके दिमाग में भर दिया है कि उनको लगता है कि ये सारा ही कोरोना सिर्फ शादियों से आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। और इसका नुकसान ये रहा कि अभी छोटी छोटी सी जो गैदरिंग हमारी रंगिया रखी, बाकी हमारा जैसे सिरोही है, उदयपुर है, ये सारा बिजनेस हमारा गुजरात की तरफ चला गया, क्योंकि वहां पर इस तरह की परेशानियां नहीं है। वहां पे आराम से 200 लोगों की पार्टियां हो रही है, दूर दराज में सब जगह, वहां पे रिसोर्ट्स वगैरह में सब हो रही है। ये सिर्फ राजस्थान में ही प्रॉब्लम है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में एक सिस्टम से खोल रखा है, तो आराम से शादियां हो रही है, सभी टेंट वाले कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही है कि वो हमारी तरफ भी देखे, क्योंकि बिल्कुल हम बेरोजगार हो गए। हमारी भी सुने सरकार, जैसा आपका स्लोगन है, और हमने इसके लिए खूब हल्ला बोल और इतने अधिकारियों से मिले हैं, इतने जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, पर इसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। सुनील सोखिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा कि पर्वत सिंह जी ने अभी बताया कि यहाँ की जो शादी है, पार्टियां हैं, जो इवेंट्स हैं, वो सारे सारे राजस्थान को छोड़कर गुजरात की ओर जा रहे हैं। अगर राजस्थान का पर्यटक, राजस्थान के इवेंट्स अगर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे तो राजस्थान को कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या इस बारे में सरकार ने नहीं सोचा? देखो, ये चीज मैंने पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सरकार को आगाह किया था। हमने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उत्तर प्रदेश मेरी बात हुई, वृंदावन बात हुई, मेरी बात हुई, अहमदाबाद बात हुई, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में सब जगह बातचीत हमारी होती रहती है। तो सब जगह पे शादियां धूमधाम से हो रही थी। वो लोग हमें कह रहे थे, यार मेरे पास उदयपुर का क्लाइंट आया है, मेरे पास जयपुर के लोग आए हैं, जयपुर वाले आकर के वृंदावन में शादी कर रहे हैं। जबकि उल्टा था, पहले वृंदावन वाले लोग जयपुर आके शादी करते थे, क्योंकि जयपुर में जितना वैभव शादियों का है पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, जितना वैभव राजस्थान और जयपुर में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में जो शादियों का वैभव है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इसको सरकार माने ना माने, ये हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन वो अगर अपने टैक्सेशन और ट्रेवल डिटेल को देखे तो सबसे ज्यादा वेडिंग रेवेन्यू, वेडिंग से जो टैक्सेशन का रेवेन्यू आता है वो राजस्थान से आता है। अब सरकार को हम बार बार कह रहे हैं कि आप खोलो, नहीं खोलोगे तो जिसको शादी करनी होगी घर में वो तो करेगा, वो अगर अच्छे ढंग से करेगा तो वो प्रदेश से बाहर जाके करेगा, और उसे आपके नियमों से करना है तो वो एक होटल में जाके कमरे में बंद होके करेगा। आपने शादी में ऐसा कानून लगा दिया, आपने नोटिफिकेशन पहले वाला नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था 30 जून तक विवाह समारोह नहीं होंगे,
क्यों नहीं होंगे साहब? शादी जिसके घर में है उसने कोई जुर्म कर दिया? शादी अगर होंगे तो 11 लोग शामिल हो सकते हैं उसमें। नहीं, वो 11 लोग वाला तो आप कोर्ट मैरिज कर लो या घर के अंदर कर लो, मतलब आपने शादी करने वाले को एक तरह से सजा सुनाई है। इससे बड़ा और टेंट नहीं लगाएगा कोई, मतलब आप ये देखो कितने लोगों को 1 मिनट में बेरोजगार कर दिया है। किसी के घर में अगर तीये की बैठक थी तो वो भी बेचारा वर्चुअल कर रहा था, उसके घर में रिश्तेदारों को बैठाने के लिए दरी नहीं ला सकता था वो। तो ये किस भावना से कर रहे हैं? क्या उनकी मानसिकता है? सलाह वो डॉक्टर से ले रहे हैं, वकील से ले रहे हैं, किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ले रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री जी खुद एक पारिवारिक व्यक्ति है। मुख्यमंत्री जी के खुद के बेटे हैं, बहू है, बेटी है, जवाई है, रिश्तेदार है, लेकिन ऐसा उन्होंने करा डर से किया होगा ताकि वो प्रदेश को सुरक्षित रखे। ऐसा हम नहीं चाहते कि उन्होंने कोई इंटेंशन से किया। वो कोरोना को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कि ये कम से कम होना चाहिए। उनका प्रबंधन भी बहुत बढ़िया था, हम उसकी तारीफ पूरे भारतवर्ष में करते हैं कि गहलोत साहब की सरकार ने या कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया। सरकार के यहाँ पर जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जांच होती है जितनी भी मेडिकल, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में सबसे कम है और बहुत अच्छी चीजें करिए। लेकिन हम आपके बच्चे हैं, हम आपका परिवार है, अगर आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो हम कैसे काम करें? मैनेजमेंट अच्छा होने का ये कतई मतलब नहीं है कि 35 से 40 लाख लोग जो हैं वो सड़क पे आ जाएं, उनके परिवार सड़क पे आ जाए। उस पर भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और चलते चलते मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो इंडस्ट्री या इनसे जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके रोजगार पर भी ध्यान दें। और चलते चलते मैं सभी से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। सबसे पहले गुंजन जी आपसे लेना चाहूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे 50 की चाहे 100 की, मैं 200 की बात नहीं करता, जो भी परमिशन देवे उसमें सेगमेंट्स जो शादी के हैं वो सब खोल देवे। आपने सेगमेंट डीजे बंद कर दिया, डीजे बंद करने से शादी में अगर आपको एक मेहंदी करनी है, हल्दी करनी है, गीत गाने हैं, आर्टिस्ट आना है, आर्टिस्ट चला गया, साउंड चली गई, लवाजमा चला गया, बैंड चला गया, बचा क्या? आप देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप 50 की भी शादी अलाउ करते हैं, एटलीस्ट ओपन ऑल द सेगमेंट्स, उसमें एटलीस्ट कुछ तो टर्नओवर हर आदमी का बनेगा और हर आदमी की रोजी रोटी का सवाल है, कुछ उसको अपना आने वाले 4 महीने की चिंता करने का मौका मिलेगा। मेरा यही कहना है। जी विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? जो गुंजन जी ने कहा वो दोहराऊंगा, और दूसरा एक चीज कहूंगा कि जस्ट जो भी रूल बनाते हैं उस पर फेयर रहें सबके लिए, और उस रूल को स्टिक करें, उसको बार बार चेंज ना करें। कई बड़े ही इलॉजिकल रूल्स हैं, बट वो स्टिक करें। इंडस्ट्री की आवाज सुने और इंडस्ट्री से एडवाइस लें, क्योंकि इंडस्ट्री भी कोविड से सफर कर रही है, और कोविड और इंडस्ट्री नहीं चाहती कि उनके भी परिवार वालों की डेथ हुई है और सबकी हुई है। तो मिल बांट, क्योंकि बिकॉज इसके हमारे बिना वो सब, किसी ने कहा टैक्स रेवेन्यू की बात की, तो फेयर रहे बस सरकार। बिल्कुल। पर्वत सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मिनिमम हमारे को 200 लोगों की एक इजाजत दी जाए और शाम को 10 बजे तक के लिए खोल दी जाए। सिर्फ 2 चीजें हैं और ये कर दे। 200 वाला चाहे 100 पे भी हो सकता है, पर रात को 10 बजे तक खोले, क्योंकि उसी के साथ हमारा सारे काम जुड़े हुए हैं। दूसरा एक हमारा ये जैसा अभी हमारे सामने बताया कि एक डीजे साउंड वालों को म्यूजिक तो खोले, क्योंकि म्यूजिक के बिना शादी में क्या है, कुछ नहीं है। यदि आपको 10 जने भी है तो एक म्यूजिक तो चाहिए ही आपको। तो मेरी सरकार से यही मांग रहेगी कि आप इसको समय सीमा को बढ़ाएं, एक तो क्योंकि ये लॉजिकली भी नहीं है, किसी भी तरीके से लॉजिकली नहीं। जब फेरे ही रात में होने होते हैं तो उसको 4 बजे तक कैसे निपटाया जा सकता है, और एक व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी आपके फाइनल कमेंट क्या रहेंगे? देखो, सबकी जो मांग है वही हमारी मांग है। संख्या जो आपने 25 करी है, इसको आप अच्छी संख्या करें ताकि अच्छे से माहौल में शादी आदमी कर सके। दूसरा, शादी दिन में होना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया फेरे रात को होते हैं, तो क्या खाना खा के 15 लोग तो चले जाए, 5 लोग फेरे कराएं, वो संभव नहीं है। दूसरी चीज, समय सीमा शादी में कोई नहीं होती है। शादी में आने जाने वालों को जैसे पहले छूट दी थी पिछले कोविड में, उसी तरह से इस बार भी छूट दे दे। दूसरी चीज, आपने ये
जो बंद किया, शादी के अंदर अगर गाना नहीं है, बजाना नहीं है, तो फिर शादी का माहौल नहीं होगा। वो शादी एक तरह से एक फॉर्मेलिटी होगी। तो लोगों को इतना उदासीन खाना नहीं है, ताकि वो उस फंक्शन का जीवन में आनंद। शादी एक बार होती है, शादी बार बार नहीं होती कि सरकार तो 5-5 साल में बदल जाती है, किसी की बीवी 5-5 साल में नहीं बदलती। तो जो लोगों की समस्या है, और पता नहीं क्यों किया, बहुत इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री है प्रदेश के, और ऐसे मुख्यमंत्री मिलना भी असंभव है। पता नहीं क्या होगा इस बार, शायद कोई इनको अंदर से तकलीफ है, या पता नहीं। हमने तो पिछले कोविड में भी बहुत फूड पैकेट बांटे, सरकार ने जैसे कहा वैसे हमने किया। इस बार भी गुंजन जी जैसे रात को 2 बजे में उठाते थे, उठ जाते थे। हमने हर बार सरकार के लिए या लोगों की मदद करी। हमारा उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, जितना हम कर सकते थे करे थे, लेकिन सरकार हमें इतना क्यों मार रही है कि हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। हमें खड़े रहने लायक तो करो। फिर भी हम सरकार से रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम ज्यादा सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम सरकार राज है, राज में अगर कुछ बोल दिया तो भी तकलीफ है, आप तो समझते हो। नहीं, लेकिन सच बात तो बोलनी पड़ेगी ना। अपना दर्द तो सरकार को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे साहब? हम तो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। लेकिन अपना दर्द अगर हम हमारी सरकार को नहीं बताएंगे, हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बताएंगे, तो आखिर फिर किसको बताएंगे हमारा दर्द? हमारे मुख्यमंत्री जी से तो हमने इतने निवेदन कर दिए, अगर वो किसी न्यूज चैनल को देखते होंगे तो हर चैनल पे हमारी प्रेस को हम मिल तो सकते ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को मिलने जुलने के लिए डॉक्टरों ने मना करा हुआ है। हम क्या उनके एमएलए भी नहीं मिल सकते? हमने जनप्रतिनिधियों को बोला है। अब वो आगे किस तरीके से बात पहुंचाते हैं वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि जो बोलते हैं हम सुन के, वो सब जनप्रतिनिधि से सब मिलेंगे, आश्वस्त होकर के आ जाएंगे। किसी के खिलाफ आंदोलन निजी आंदोलन नहीं है ये आंदोलन एक संस्थाओं को खत्म करने वाली स्थिति पे लाने वाली जगह पे होने के बाद हुआ है। और अभी एक व्हाट्सएप आया है कि टेंट व्यवसायी 2 तारीख को सामूहिक उपवास करेंगे किसी गार्डन के अंदर अजमेर रोड पे। जी बिल्कुल, अपनी बात रखने का अधिकार हमें है, हमें हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से है। हम हमारी बात अगर प्रदेश के मुखिया के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को कि हम भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो इवेंट इंडस्ट्री या इनसे जुड़ी हुई जितने भी जो दूसरे व्यवसाय हैं उन सब पर पूरा ख्याल रखे, उनका ध्यान रखे, और उनके गाइडलाइन के साथ, उनकी जानकारी के साथ मिल बैठकर एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो। हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बात जल्द से जल्द हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और वो आपकी बात को पूरी तरह से माने। गुंजन सिंघल जी आपका, विशाल गुप्ता जी आपका, पर्वत सिंह भाटी जी आपका, और सुनील सोखिया जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज्ञा दीजिए दीपक गोस्वामी को, लेकिन हाँ, जाने से पहले आप बता दूं कि अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइजर करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। नमस्कार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।